हेलो बच्चा लोग, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं आपका मेंटर आशुतोष श्रीवास्तव। आज हम लोग बात करने जा रहे हैं नीट 2022 में आए हुए क्वेश्चंस के बारे में। केमिस्ट्री सेक्शन में जो क्वेश्चंस आए थे 50 क्वेश्चंस, उसको कैसे सॉल्व किया जाए, कितने कम समय में क्वेश्चंस को सॉल्व किया जा सकता है, व्हाट विल बी आवर स्ट्रैटेजी। अगर हम लोगों ने ये अप्लाई किया होता तो क्या हम लोग टाइम बचा पाते या नहीं बचा पाते, सभी के बारे में लोग बात करेंगे। The trick as well as the authentic solution of all the questions. So let us start. चलिए बच्चों लोग स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 51 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 51 क्या बता रहा है? MnO4 माइनस के बारे में इंफॉर्मेशन दिया हुआ है, दो हाफ सॉल्यूशन दिए हुए हैं और ये बोल रहा है will the permanganate ion MnO4 minus liberate O2 from water, yes or no? ना ऐसे क्वेश्चन को करने का तरीका क्या होगा? बहुत सिंपल सा है। आपको ई सेल आपको चेक करना है कि ये क्या आ रहा है ना। ध्यान देने वाली बात क्या है बेटा, यहां पर ई सेल में पता है, ई सेल जो हो जाएगा या ई नॉट सेल बात करेंगे, ये हो जाएगा ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड। आप अगर हम लोग बात करें तो हमेशा एसआरपी लेके काम करोगे तो बहुत इजी हो जाएगा। अगर सबको एसओपी लोगे तो दिक्कत स्टार्ट हो जाता है। एक चेंज कर दिया एसओपी में, एसआरपी गड़बड़ हो जाएगा। रिडक्शन पोटेंशियल के फॉर्म में लिखिए, आपको कभी दिक्कत होगा ही नहीं। ठीक है ना। यहां पर देखो +2 से +7 है, तो ये क्या बेटा, ये आपका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है। तो आपका अगर मैं MnO4 माइनस रिडक्शन की बात करूं, ये कितना आएगा, ये +1.510 वोल्ट है। वही आपका अगर मैं अगेन यहां पे देखो O2 मतलब 0 और यहां पे H2 मतलब -2, यानी O2 और H2O अगर हम बात करें तो ये वाला वैल्यू कितना आएगा, देखो रिडक्शन ही है, ऑक्सीजन में 0 और इस पे -2, तो ये रिडक्शन की पार्ट हो रहा है। कितना हो रहा है, +1.223 वोल्ट्स। ओके, नाउ ई सेल कितना आ जाएगा, इनॉट सेल बेसिकली यहां पे कितना आ जाएगा। नाउ कैथोड एंड अगर ऑक्सीजन निकलना है बेटा तो ऑक्सीजन को एनोड पे निकलना पड़ेगा ऑक्सीडेशन के बाद, है ना। तो कैथोड क्या हो जाएगा मेरा, दिस इज माय कैथोड एंड दिस इज माय एनोड। ओके, क्यों ऐसा बोल रहा हूं, बिकॉज ऑक्सीजन को निकलना है ना वाटर से, तो वाटर से ऑक्सीजन को निकलेगा और ऑक्सीडाइज कहां होता है, कैथोड पे होता है, इसलिए आपका ये हो जाएगा। नाउ दिस वैल्यू इज 1.510 माइनस 1.223, ये आपका ग्रेटर देन 0 है। इसका मतलब रिएक्शन स्पॉन्टेनियस हो जाएगा, फिजिबल हो जाएगा। सो आंसर विल बी यस। नाउ द वैल्यू विल बी, इसका कितना आएगा वो आप निकाल लीजिए कितना आ रहा है। इट इज, अगर हम बात करें तो ये आएगा 7, यहाँ पे आएगा 0, सो हो जाएगा 8 और यहाँ पे आपका आएगा 5, तो 5 यहाँ पे कितना 4 हो गया होगा, 4 हो गया मतलब कितना हो गया 2.0। So the answer is yes, E naught cell is 0.287. Okay, clear? It's very easy, but important है, ये छोटी छोटी बातें आपको अच्छे से पता होना चाहिए। Clear? Okay, next question. Question number 52. Okay, it says that incorrect statement बताइए। Ionization enthalpy of alkali metals decreases from top to bottom in the group. In general statement में बात करें तो आयनाइजेशन डिक्रीज होता है, सही है। लिथियम इज द स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट अमंग अल्कली मेटल्स, बिल्कुल सही है। क्यों होता है, बिकॉज ऑफ एक्सेसिव हाई हाइड्रोजन एंथैल्पी। अल्कली मेटल्स रिएक्ट विद वाटर टू फॉर्म हाइड्रोक्साइड, बिल्कुल सही है। और ये वाला स्टेटमेंट ऑक्सीडेशन नंबर KO2 का, O2 यहाँ पे क्या है, सुपर ऑक्साइड है, माइनस है, और K हमेशा प्लस ही रहता है, +1 ही रहता है। देख के मारा सबका था, सो आंसर इज 4। आप देख के इसको बोल सकते हो यार ये तो बिल्कुल ऐसा ही होने वाला है, ठीक है ना। पोटेशियम का हमेशा +1 ही रहता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 53। अगेन द इनकरेक्ट स्टेटमेंट, खूब सारा इनकरेक्ट स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन आपको दिख रहा है। In an atom, all the 5 3d orbitals are equal energy in the free state. Yes, it is very true because degenerate orbitals होते हैं, ठीक है। इनकरेक्ट तो नहीं है, ये आपका करेक्ट स्टेटमेंट है। द शेप्स ऑफ dxy, yz, zx आर सिमिलर टू ईच अदर, बिल्कुल सही है। एंड dxy and dz स्क्वायर आल्सो सिमिलर, यही तो गड़बड़ हो गया। dz स्क्वायर तो बिल्कुल ही अलग टाइप का होता है कि नहीं, कुछ इस प्रकार से होगा, ये आपका z एक्सिस बन गया। और ये कैसा होता है,
ये आपका dx ये dz स्क्वायर है और दिस इज योर dx स्क्वायर माइनस y स्क्वायर। ओके, तो इसका मतलब हो गया ये तो आपके शेप ऐसा तो हो नहीं रहा, सो आंसर इज 2। बाकी ऑल द 5 d orbitals are different in size, all the 5d orbitals are different size compared to what 4d, बिल्कुल सही है। all the 5 4d orbitals have shape similar to 3d, shape तो similar ही होगा, बिल्कुल सही है। next question, okay, so next question talks about question number 54. It is talking about gadolinium has a low value of third ionization enthalpy because, तो देखो ऐसे क्वेश्चंस बड़े ही सिंपल होते हैं और आपको एकदम क्लियर कट पता है। अगर ऑक्सीजन की स्टेबिलिटी की बात कर रही है और कंपैरेटिवली वो लो हो जाता है, इसका मतलब वहां पर या तो एक्सपेक्टेड से लो हो गया, तो प्रोटेक्ट फॉर्म मतलब क्या हो गया, जो बन रहा होगा थर्ड निकालने के बाद वो स्टेबल हो गया होगा। अब स्टेबल होने का तरीका क्या हो सकता है, सोचो 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 यार, तो नोबल गैस हो गया, ये तो पार्शियली फील्ड है तो फुल्ली फील्ड है। जीडी हमें पता है +3 स्टेट में क्या होगा, हाफ फील्ड कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा। अब यहां पर क्या होगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नियर हाफ फील्ड स्टेबिलिटी क्यों आती है, बिकॉज ऑफ हाफ फील्ड और फुल फील्ड हम लोगों ने पढ़ा हुआ स्ट्रक्चर ऑफ एटम में क्या होता है, बिकॉज ऑफ नंबर 1 आपका नेचर में सिमेट्री आता, सिमेट्री आएगा तो स्टेबिलिटी आता, दूसरा एक्सचेंज एनर्जी बढ़ जाता है। तो यहां पे क्वेश्चन क्या है, देखो बेसिक एटम तो हो नहीं सकता था, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हो नहीं सकता, एटम इस बात कर रहा हूं स्मॉल साइज तो है नहीं, यही एक आंसर हो रहा है। आपको मार देना था, क्यों घबरा रहे हो, है ना, सिंपल है, वेरी सिंपल। ओके, सो आंसर इज 4 हाई एक्सचेंज एंथैल्पी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओके, सो क्वेश्चन नंबर 55, द आईयूपीएसी नेम ऑफ द एलिमेंट विद एटॉमिक नंबर 119। बहुत ही सिंपल है, आपको पता है आईयूपीएसी ने क्या बोला, भैया अपने अपने हिसाब से नंबर नाम मत करो, 1 के लिए अन लिख दो और 9 के लिए क्या लिखोगे, एन लिखोगे। तो अन एनियम ईएम लगता है फॉर एनी आप बोलोगे कि कैटायन बनाएगा इसलिए ईएम लगता है, सो इट इज अनियम, IUM लगा देते हैं हम लोग लास्ट में। अन मतलब फर्स्ट, ये फर्स्ट लेटर बता रहा 1, ये भी आपका 1 बता रहा, और एन मतलब हो गया ENN मतलब 9। ओके, सो इट इज अनियम। क्लियर, वेरी सिंपल क्वेश्चन, सो आंसर इज दिस वन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 56, ओके, इट टॉक्स अबाउट हाइड्राइड्स एंड देयर नेचर। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। HF, अगर देखिए आयनिक की बात करेंगे तो आयनिक कौन होता है, ग्रुप 1 और ग्रुप 2 वाले, तो देखो ये वाला आपका आयनिक हो जाएगा। अब चेक कर लो, एक ही से आपको मिल गया आंसर, और कोई ऑप्शन में तो है ही नहीं, ए का 4 ही है, सो आंसर इज ए का 4, मतलब यहां पे हो गया, आप कंपेयर भी कर सकते हो, थर्ड ऑप्शन करेक्ट, बी का 1 इलेक्ट्रॉन प्रिसाइज एंड सो ऑन। ठीक है, नेक्स्ट 57, RNG plus CO2 ड्राई ईथर। ना हमें पता है बेटा ये क्या रिएक्शन होने वाला है, दिस इज व्हाट R रिएक्ट करता है, COO माइनस बनाता है, ठीक है ना, R COO माइनस बनाएगा एंड वहां क्या हो जाएगा MgX, और यहाँ पे आपका आ रहा होगा, मान लीजिए यहाँ पर आपका X है तो X ले लिया, ये आपका प्लस है, ये आपका सॉल्ट बन गया, जिसको हार्डनेस करते हो तो आप क्या बन जाता है बेटा, आपका बन जाएगा RCOOH। ओके, सो यहां पर क्या हो रहा है, क्या बन जाएगा RCO माइनस MgX प्लस, दिस इज द करेक्ट आंसर। क्लियर, तो ये प्यारा सा क्वेश्चन है, सिंपल सा क्वेश्चन है, आपको सिर्फ ये बता रहा है कि भैया आप सही से सोच रहे हो कि नहीं, क्या आप ये सोच रहे हो कि X बाहर आ गया, नहीं ऐसा कुछ नहीं हो रहा, Mg से रिएक्ट होने वाला है, ठीक है ना। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन 58, drugs and drug molecules, drug class, antacids, antihistamines and so on, इसमें आपको क्या करना है, सिंपली आपको क्या करना है, मैच द फॉलोइंग करना। अगेन वही चीज हमको अपनाने वाले, चेक करने वाले कहां पे सबसे ज्यादा अलग दिख रहा है आपको, और आपको आता रहे, ठीक है ना। तो यहां पर आपको दिख रहा है हर जगह एक ही ऐसे दिख रहा है, एक दो पकड़ लेते हैं हम लोग। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमें पढ़ा जाए कि एनाल्जेसिक, तो मॉर्फिन इज एन एनाल्जेसिक ना, हम लोग पढ़े हुए मॉर्फिन एनाल्जेसिक है, तो यहां पे क्या हो जाएगा, C का 2 हो जाएगा, तो ये वाला कैंसिल हो गया, ये वाला कैंसिल हो गया, ठीक है, ये दोनों हम लोगों ने पकड़ लिया।
अब इसमें चेक कर लो, ए का अगर देख लिया तो काम हो गया ना। ए क्या हो जाएगा बेटा, ए आपका सल्वर्सन, सिमटडीन, सैल्डीन, इसमें क्या हो जाएगा फटाफट चेक करो। एंटासिड्स क्या होता है, एंटासिड्स क्या होता है, एंटासिड हम लोग याद आ रहा है, एंटासिड्स में हम लोग क्या करते थे यहाँ पर ज़ैंटेक, सैंटेक टेगामेट याद आ रहा है, उसी से हम लोग देखना है क्या हो जाएगा यहाँ पे, क्या हो जाने वाला है बेटा, ए का सिमटडीन आंसर आने वाला है। यहाँ पे आ गया सिमटडीन और आपका आंसर हो जाएगा दिस वन, ठीक है। और मैच कर लो, बी का फो एंटी हिस्टामिन सेल्डेन, हिस्टामिन सेल्डेन सही लग रहा है, एंड डी का एंटी माइक्रोबियल इज सल्वासन, बिल्कुल सही है। क्लियर क्लियर, चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन डाइबोरन पे, क्लासिक क्वेश्चन है जो हम लोग पढ़ते आ रहे हैं, वही क्वेश्चन है एनसीईआरटी का, बहुत प्यारा सा क्वेश्चन कॉन्सेप्ट है। आप देखिए, बोला विच द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट, यहां पे बात हो रहा है नॉट करेक्ट, ठीक है। नॉट करेक्ट में आप देखिए, हाँ लीजिएगा गलतियां हो जाती हैं, हमें यहां देखना है नॉट करेक्ट में। पहला क्वेश्चन है द 4 टर्मिनल हाइड्रोजन एटम्स एंड द बोरॉन एटम्स लाई इन वन प्लेन, बिल्कुल सही है। आपको अगर पता होगा तो आपने बना के रखा होगा, पढ़ाई जरूर से होगा कि आप यहां पर डाइबोरन का स्ट्रक्चर बनता है वो कुछ इस प्रकार से होता है, isn't it? और ये जो आपके 2 बोरॉन एटम्स है और 4 हाइड्रोजन एटम्स है, ये सब के सब एक प्लेन में लाई करते हैं, बट ये ब्रिज वाले थोड़ा से क्या होते हैं, इट इज अराउंड, वो इज आउट ऑफ प्लेन हो जाते हैं, एंगल अराउंड 90 डिग्री इन दोनों के बीच में अप्रोक्सीमेटली होता है, ठीक है। एनीवे, ना बोथ द बोरॉन एटम्स आर sp2 हाइब्रिडाइज्ड, अरे नहीं नहीं नहीं, ये तो sp3 हो जाता है, isn't it? तो नॉट करेक्ट का ऑप्शन है, तो बिल्कुल सही हो गया। द स्टेटमेंट, इसमें क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा 2। क्लियर, वेरी इजी, थर्ड फोर्थ देखने की जरूरत नहीं, समय बचाइए। द इनकरेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग एंजाइम्स, ओके, एंजाइम्स आर पॉलीसैकेराइड्स, एंजाइम्स आर वेरी स्पेसिफिक फॉर अ पर्टिकुलर रिएक्शन सबस्ट्रेट, एंजाइम्स आर बायोकैटलिस्ट एंड लाइक केमिकल कैटलिस्ट, एंजाइम्स रिड्यूस द एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ द बायो प्रोसेस। अगर आपको कुछ भी आइडिया नहीं है तो आपको ये तो बिल्कुल ही पता है, ये तीनों बिल्कुल सही स्टेटमेंट्स है। कैसे आपको, और अगर आपने देखा होगा एंजाइम्स के बारे में, ये बायोकैटलिस्ट भी हैं, नॉर्मल कैटेलिस्ट का काम भी करते हैं, एक्टिवेशन एनर्जी को वो डाउन करते हैं, तभी तो रिएक्शन फास्ट हो पाएगा। और दूसरा चीज क्या है, दे आर वेरी स्पेसिफिक, या एंजाइम्स आर वेरी स्पेसिफिक। सो ओनली प्रॉब्लम जो स्टेटमेंट नंबर 1 में है कि एंजाइम्स आर पॉलीसैकेराइड, दे आर, दिस इज अ रॉन्ग स्टेटमेंट, so our answer will be this one. Okay, next. Okay, next question talks about, given below are 2 statements, one is labeled as assertion region based question. Okay, इस बार बहुत सारे क्वेश्चन इस तरह दिख रहे थे। In a particular point, defect an ionic solid is electrically neutral if few of its cations are missing from its unit cell. क्या बोल रहा है, पॉइंट डिफेक्ट की बात कर रहा है। Ionic solid is electrically neutral even if few of the cations are missing from the unit cells. Reason, in an ionic solid, Frenkel defect arises due to the Frenkel defect की बात कर रहा है, यहां पे बोल रहा है यूनिट सेल से मिस कर रहा है, ठीक है। और अब क्या बोल रहा है, Frenkel defect arises due to the dislocation of cation from the lattice side to the interstitial side, maintaining overall neutrality. Now, ये वाला पार्ट तो बिल्कुल सही दिख रहा है, बिकॉज फ्रेंकल डिफेक्ट में तो होता ही है, ठीक है। तो रीजन इज करेक्ट, बिल्कुल करेक्ट है। बट व्हाट अबाउट स्टेटमेंट, स्टेटमेंट जो बात कर रहा है यहां पे बोल रहा है मिसिंग फ्रॉम इट्स यूनिट सेल। मिसिंग होने का मतलब हो रहा है वो चले गए, है ना, और वो किस में होता है, स्कॉटकी डिफेक्ट में होता है, isn't it? तो ये स्कॉटकी है, स्कॉटकी है, और स्कॉटकी वाले में ये गलत बोला जा रहा है, ठीक है। अब ये फ्रैंकल इफेक्ट में बिल्कुल सही है। स्कॉटकी इफेक्ट में भी क्या होता है कि अगर आपका कैटायन ज्यादा होगा तो सम ऑफ द एनायंस मस्ट आल्सो गो, ताकि आपका जो आपका आयनिक सॉलिड है वो उसका जो है इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन रह सके। ओके, सो व्हाट इज द आंसर? सो बोथ ए एंड आर करेक्ट, नो इश्यू। स्टेटमेंट 1 स्कॉटकी के बारे में आ रहा है, स्टेटमेंट 2 जो रीजन है वो आपका फ्रैंकल की बात कर रहा है, दोनों सही है, बट दोनों आपस में अगर हम लोग बात करें तो रीजन वाइज ही ये स्टेटमेंट गलत हो जा रहा है, ठीक है। तो दे आर नॉट, सो ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी इज बोथ ए आर करेक्ट, बट आर इज नॉट अ करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, सो वी विल गो फॉर द फोर्थ ऑप्शन। ओके, क्लियर?
आइए अब इस क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 62, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग पीवी कर्व रिप्रेजेंट्स मैक्सिमम वर्क डन। नाउ मैक्सिमम वर्क डन क्या होता है? पीवी डायग्राम के अंदर का जो आप बोलते हो एरिया होता है, ठीक है ना। इट इज द एरिया इंक्लोज्ड इन द पीवी डायग्राम। तो यहाँ पर पीवी डायग्राम में एरिया आपका है ही नहीं, यहाँ पे कम दिख रहा है, यहाँ पे कम दिख रहा है। आपको देख के समझ में आ रहा होगा कि जो एरिया है वो फोर्थ ऑप्शन में बहुत ज्यादा दिख रहा है कंपेयर टू 1, 2 एंड 3। तो वर्क डन क्या होगा? पीवी। पीवी का अगर पीवी डायग्राम बनाते हैं उसमें एरिया बताता है, यहां पर क्लियरली 4 1 में ज्यादा है। हमसे पूछा है मैक्सिमम वर्क डन, तो आपका आंसर हो जाएगा 4। क्लियर है? पीवी डायग्राम में जो एरिया आता है कौन सा? P और V में हम लोग V आपने क्या बनाया हुआ है? हॉरिजॉन्टल एक्सिस से बनाया हुआ, तो वही एरिया आपका हो जाएगा। द एरिया इंक्लोज्ड इन द पीवी डायग्राम इज द वर्क डन। ओके, वेरी इजी क्वेश्चन, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है। आई होप यू डन इट। ओके ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए, यहां दो स्टेटमेंट दिया हुआ है रिगार्डिंग प्राइमरी एलिफेटिक अमीन्स और डायज़ोनियम सॉल्ट के कन्वर्जन में बात हो रहा है। स्टेटमेंट 1 says primary aliphatic amines react with HNO2 to give unstable diazonium salt। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। अनस्टेबल होता है, स्टेबल हो ही नहीं पाता, इसलिए तुरंत ही टूट के कार्बोकेटायन आपको देना स्टार्ट कर देता है, ठीक है ना। तो यहां पर ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। एंड द सेकंड स्टेटमेंट सेज दैट statement 2 primary aromatic amines react with HNO2 to form diazonium salts which are stable above 300 Kelvin। Now this is wrong। क्यों? हमें पता है कि जो अरोमेटिक अमीन्स से जो बनता है डायज़ोनियम सॉल्ट वो मैक्सिमम 0 से 5 डिग्री सेंटीग्रेड यानी 273 से 278 केल्विन तक ही वो स्टेबल हो पाता है। तो ये 300 के ऊपर बोल रहा है, दैट इज एब्सोल्युटली रॉन्ग। दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग। स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट, सो आवर ऑप्शन विल बी स्टेटमेंट 1 करेक्ट, स्टेटमेंट 2 रॉन्ग, इनकरेक्ट, दैट इज द ऑप्शन नंबर 1। ओके Okay, so next question, question number 64, IUPAC name of complexes कार्टेशियन कंपाउंड के ऊपर है। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। यहाँ पे कॉम्प्लेक्स दिया हुआ है AgH2 होल ट्वाइस AgCN होल ट्वाइस। अब देखो यहाँ पर कोई भी सबस्क्रिप्ट नहीं है, इसका मतलब क्या हो गया? दोनों का चार्जेस बराबर है ना। जैसे NaCl में 1 और -1 हो जाता है, उसी तरह से अगर मान लो कि आप बोलते हो कुछ और कैल्शियम सल्फेट में भी 2 और -2 हो जाता है। तो यहाँ पे कोई सबस्क्रिप्ट नहीं है, यानी दोनों का चार्ज बराबर है। साइनाइड आयन का -1 होता है, तो ये आपका -2 लेकर के आ रहा होगा, है ना। जब ये आपका -2, अगर मैं बात करूं AgH2O, ओके, होल ट्वाइस, अब यहां पे आपका है AgCN होल ट्वाइस। अब देखो चार्ज बैलेंसिंग होना चाहिए, वाटर पे कोई चार्ज होता नहीं है, तो साइनाइड पे -1 है। अगर हमको देखा जाए तो साइनाइड में -1 कि कंट्रीब्यूट -1 कर रहा है, टोटल नेगेटिव चार्ज कितना हो जाएगा? नेगेटिव चार्ज विल बी इक्वल्स टू व्हाट? इट विल बी इक्वल्स टू -2, है ना। अब ये दो चार्ज -2 है, तो टोटल पॉजिटिव चार्ज के बराबर होना चाहिए, तभी तो न्यूट्रल है पूरा स्पीसी। यहाँ पे 2 Ag है, हम लोग ये मान ले चार्ज भाई बराबर होना चाहिए। बेसिकली अगर हम लोग मान लेते हैं कि यहाँ पे अगर चार्ज कुछ और रख दोगे तो यहाँ पे आपका सबस्क्रिप्ट आना शुरू हो जाएगा। तो हम लोग मान लेते हैं कि दोनों को इक्वल इक्वल दे दो, तो 2 Ag है तो 2 -2 हो गया, मतलब आपको +2 देना पड़ेगा। +2 शुड बी कंट्रीब्यूटेड बाय Ag फॉर मेंटेनिंग द न्यूट्रलिटी ऑफ दिस कंपाउंड। सो Ag का जो हो जाएगा वो हो जाएगा +1। नाउ कंपेयर, आप वो देख भी लीजिए, अगर मैं इसको +1 रखता हूं बेटा तो पूरे पे +1 चार्ज हो जाएगा बिकॉज इसका 0 है। तो कैटायन हैज +1 चार्ज। ओके, वेरी गुड। ना अनायन के पास देखिए ये +1 है और ये -2 होगा, इसके पास -1 है। अरे परफेक्टली मैच कर गया, परफेक्टली मैच कर गया, ठीक है ना। क्या Ag +1 के अलावा +2 देता है, +3 देता है? अगर हम लोग बात करें तो मोस्ट कॉमन ऑक्सीजन स्टेट ऑफ Ag इज व्हाट? +1। तो आप लोग उसको मान लेना, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं, ठीक है ना। अगर हम लोग इसको देखिए, आपको दिया हुआ है यार सर यहाँ पे तो आपको 2 भी देके रखा हुआ है ना। अगर 2 मैंने मान भी लिया, सपोज 2 मान लिया, तो यहां पर Ag का 2 रखोगे तो ये न्यूट्रल हो जाएगा, और ये न्यूट्रल है। एनायन पार्ट तो अगर चार्ज होना चाहिए ना, नेगेटिव चार्ज, अगर इसका +2 इसका -2 हो गया टोटल, तो ये तो न्यूट्रल हो गया, तो एनायन हुआ ही नहीं, तो ऐसा कार्टेशियन कंपाउंड कॉम्प्लेक्स पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है। तो इतना सोचने नहीं था, फटाक से बोला तो 1 ही है। चलो ठीक है, फर्स्ट 2 में आपको आंसर मिल रहा है। अब सेकेंड पार्ट है, क्या होगा? डाई एक्वा सिल्वर 1, बिकॉज पहले कैटायन को करते हैं फिर आपको एनायन को करते हैं। ये वाला पार्ट बिल्कुल सही है दोनों। अब
दूसरा वाला पार्ट में क्या, अच्छा ये तो 1 दिख ही रहा है, तो आंसर आपका सीधे सीधे दिख रहा है डाइसाइनाइडो आर्जेंटेट 1, बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सो डाई एक्वा सिल्वर 1, डाइसाइनाइडो आर्जेंटेट 1, बहुत सिंपल सा, यही आपका आंसर होने वाला है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एरोमेटिसिटी पे बात हो रही है ना। ऐसे क्वेश्चन को देखिए करते सब लोग हैं, आप ही कर रहे होगे, बट सेकंड्स में आप कर सकते हो। पहला रिक्वायरमेंट क्या है कि पहला रिक्वायरमेंट ये है कि कोई भी sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन नहीं होना चाहिए। ठीक, sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन अगर है तो वो नॉन एरोमेटिक हो जाएगा। और ऑप्शन में देख रहा है, बोला है नॉट एन एरोमेटिक कंपाउंड, बड़ा बड़ा सा बना के रखा हुआ है, देखो ये sp3 हाइब्रिडाइज है सीधा, और कुछ देखने की जरूरत ही नहीं है। ये आपका sp3 हाइब्रिडाइज एटम है, इसका मतलब ये नॉन एरोमेटिक हो जाएगा। ऐसे केस में आप फटाक से इसको मार सकते हो, बिल्कुल सही है, ऑप्शन 2 इज वेरी वेरी करेक्ट। ओके, चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 66। क्वेश्चन है बेस्ड ऑन आपका फ्लोक्लेटिंग पाथ, फ्लोक्लेटिंग वैल्यू, इस सब के बारे में बात हो रहा है। यहां पर दिया हुआ है फ्लोक्लेटिंग पाथ के बारे में, ठीक है ना। हमें पता है पार मतलब क्या हो गया। अगर फ्लोक्लेटिंग पार मतलब हमें बात ये होता है कि अगर मेरे पास कोई नेगेटिव सॉल्व है तो उसको हम लोगों को अगर मुझे न्यूट्रलाइज करना है तो क्या करना होगा, हमें एक नेगेटिव चार्ज डालना पड़ेगा, ठीक है। और ऐसे में अगर आप देखोगे नेगेटिव सॉल्व के लिए पॉजिटिव कुछ डालना होगा कैटायन, एंड पॉजिटिव सॉल्व के लिए नेगेटिव कुछ डालना पड़ेगा। नाउ जितना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज होगा फॉर अ नेगेटिव सॉल्व, पॉजिटिव चार्ज अगर हम लोग बढ़ाते जाएंगे तो बहुत आराम से वो उसको न्यूट्रलाइज कर सकता है, ठीक है ना। इसका मतलब क्या हो गया, फ्लोक्लेशन करने के लिए चार्ज का ज्यादा होना जरूरी है ना। यहां पर अगर देखिए तो Al3+ का चार्ज सबसे ज्यादा कंपेयर टू बेरियम Ba2+ एंड कंपेयर टू Na+। तो इसका मतलब क्या हो गया, ये स्टेटमेंट बिल्कुल ही सही है। द फ्लोक्लेटिंग पावर ऑफ द थ्री गिवन आयंस आर इन द ऑर्डर ऑफ Al3+, Ba2+, Na+, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, ठीक है ना। पॉजिटिव सॉल्व के लिए मुझे क्या देखना होगा, एनायन को देखना होगा, और एनायन का भी चार्ज सबसे ज्यादा होना चाहिए। फ्लोक्लेटिंग पावर और फ्लोक्लेटिंग वैल्यू में अंतर यही होता है, जिसका पावर ज्यादा होगा, जो ज्यादा स्ट्रॉन्ग उसको कम डाल के काम हो जाएगा, है ना। तो पर यहां पे क्या पूछा था, पावर ही पूछा हुआ है। यहां क्या पूछा, पावर ही पूछा हुआ है। जब पावर पूछा हुआ है इसका मतलब क्या हो गया, फॉस्फेट, ये देखो 3- चार्ज है, सल्फेट 2- चार्ज है, Cl -1 चार्ज है, इसका मतलब फॉस्फेट ज्यादा होना चाहिए था। ये वाला ट्रेंड गलत देकर रखा हुआ है, इसलिए स्टेटमेंट 1 करेक्ट, स्टेटमेंट 2 इज इनकरेक्ट। आपका ये वाला आंसर हो जाने वाला है। समझ में आ गया अच्छे से, वेरी इजी। ओके ओके, क्वेश्चन नंबर 67। यहां पे देखिए एक मैच द फॉलोइंग सॉर्ट ऑफ दिया हुआ है और आपको मैच करना है। ऐसे क्वेश्चन में जो आपको आता होगा आप हमेशा उसको पहले मैच करना, अपने आप एलिमिनेशन से क्वेश्चन और ऑप्शंस में ऑप्शंस कट सकते हैं, ठीक है ना। फॉर एग्जांपल सीजियम फोटोइलेक्ट्रिक सेल में पाया जाता है, बनाया दिया जाता है, पोटेशियम सीजियम को हम लोग यूज करते हैं, ठीक है ना। इसका मतलब क्या हो गया, हमारा फिक्स हो गया डी का 4 ही होने वाला है। आहा, डी का 4 हो गया तो एक ही ऑप्शन बचा। इसका मतलब क्या हुआ, बाकी आपको देखना भी नहीं, सही है। ओके, तो यहां पर डी का 4 हो गया, एक ही ऑप्शन दिया हुआ है, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं, करेक्ट। ओके ओके, सो हियर क्वेश्चन अब जो आ रहा है वो है आईसीएल के बारे में, इंटर हैलोजन कंपाउंड्स में। क्या हम लोग सीखा है इंटर हैलोजन कंपाउंड्स में, इंटर हैलोजन कंपाउंड्स ज्यादा रिएक्टिव होते हैं कंपेयर टू व्हाट, जो जिससे वो बने होते हैं, एक्सेप्ट व्हाट, फ्लोरीन। फ्लोरीन बहुत रिएक्टिव है तो फ्लोरीन छोड़ दीजिए। उसके अलावा जो इतने भी आपके इंटर हैलोजन कंपाउंड्स हैं वो जिससे बने होते हैं, जैसे आईसीएल बोला, I2 आपके क्या हुआ, NCl2 से बना हुआ है, मतलब INCl से बना हुआ है, ठीक है। तो उसमें क्या होगा, I2 और Cl2 दोनों से रिएक्टिव है। रिएक्टिव क्यों है, रिएक्टिव क्यों है, बिकॉज का बॉन्ड हो रहा है बहुत अच्छा नहीं बन पाता, वीकर बॉन्ड बनता है, इसलिए वो जितना वीकर बॉन्ड बनाओगे एनर्जी ज्यादा रहेगा, रिएक्टिव बढ़ जाएगा। तो यहां पर क्या दिया है, असर्शन दिया है ICL इज मोर रिएक्टिव देन I2, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। ICL बॉन्ड इज वीकर देन I बॉन्ड, ये भी तो सही है, ये भी तो बिल्कुल सही है। तो क्या हो गया, बोथ A and R are correct and R is the correct explanation of A। तो ये आपका स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आई होप इट इज वेरी क्लियर। ओके ओके, सो दैट कम्स 69, क्वेश्चन नंबर 69, टॉकिंग अबाउट लोन पेयर रिपल्शन। किसमें ज्यादा होगा भाई,
which one will have maximum lone pair repulsion? Now lone pair repulsion की बात करेंगे तो ज्यादा lone pair ज्यादा repulsion हो जाएगा, है ना। Now अब क्या होगा, कैसे होगा, एंगल भी चेक करना पड़ेगा हमें। तो यहां पर देखिए SF4 में आप देखोगे लोन पेयर तो आपका 1 है, इस बच्चे ने सही निकाला हुआ है, बड़ी अच्छी बात है। ClF3 XCF2 में कितने हैं लोन पेयर आपके 3 है, ओके। ClF3 का स्ट्रक्चर आप देखिएगा, आपका लोन पेयर कितना हो रहा है निकाल लो, उसमें 7 टोटल होते ही है, 3 सिग्मा बॉन्ड में खत्म हो गया, 4 बच गए, 2 लोन पेयर है। एंड IF5 इसमें 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं I पे, है ना। कैसे निकलता है लोन पे निकालने का आसान तरीका क्या होगा भाई, सेंट्रल एटम पे अगर हम लोग बात करें वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेंट्रल एटम में माइनस चार्ज जो आगे पीछे बढ़ा दो उसको उठा दो, क्या कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये आपका हो गया कितने इलेक्ट्रॉन्स उसके पास अवेलेबल है, माइनस जितने बॉन्ड्स बना रहा है, नंबर ऑफ सिग्मा प्लस पाई बॉन्ड, जितने भी बॉन्ड्स वो बना रहा है, कौन बना रहा है, सेंट्रल एटम बना रहा है। ये सब ले लोगे, माइनस कर दिया, जितना बचा वो उसके ऐसे ही नॉन बॉन्ड इलेक्ट्रॉन्स हो गए, डिवाइड बाय 2 कर दोगे वो आपका आंसर आ जाएगा, है ना। तो यहां पर बात समझ में आ गई कि XCF2 में 3 है, ClF3 में 2 है, एंड IF5 में कितने हो जाएंगे 7 माइनस 5 बाय 2 यानी 1 होगा। तो ऑप्शन 2 और 3 में से कोई आंसर होने वाला है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द स्ट्रक्चर। XCF2 का अगर आप लोग देखेंगे कैसा स्ट्रक्चर बनेगा, ऐसा कुछ बनेगा। Xc आपका यहां पर है, ये आपका F है और ये आपका F है। तो लोन पेयर के बीच में अगर हम लोग बात करें तो बॉन्ड एंगल वो करीब कितना हो जाएगा 120 हो जाएगा, ठीक है। अब दूसरी बात करें हमें ClF3 का, ClF3 का शेप देखेंगे कैसा होता है, वो भी ऐसे ही कुछ होता है, ठीक है। ClF3 में क्या हो जाएगा बेटा, लोन पेयर है 2, तो यहां पर आप यहां रखोगे 2, ये हो गया, ये आपका हो गया, और आपका ये आपका F हो गया, यहाँ पे Cl ऐसे हो गया, और यहाँ पे एक आपका F हो गया ना। अगर हम लोग देखें तो पोजिशनिंग वाइज अगर हम लोग बात करें तो ये भी ऐसे कुछ बना हुआ है, तो ये भी ऐसे कुछ बना हुआ है, तो इसका मतलब क्या हुआ, एंगल इज नॉट क्रिएटिंग एनी प्रॉब्लम। मतलब अगर एंगल छोटा होता, मान लो 90 होता, ये 120 के आसपास हो जाएगा, मान लो यहां 120 एग्जैक्टली आ रहा है, तो अगर एंगल 120 से कम होगा तो रिपल्सन बढ़ जाएगा, पास आएगा तो बढ़ जाएगा। हमें तो ये पूछा ना कि मैक्सिमम लोन पे रिपल्सन की बात कर रहे हैं, किस में होगा ना। इस केस में एंगल वाइज कोई इशू नहीं है, ठीक है, ऑलमोस्ट सेम जगह पे बैठे हुए, टोटल पोजीशन बैठे हुए हैं, तो ओनली वन थिंग इज पॉसिबल कि भाई आप इंटरेक्शन ज्यादा हो जाए। अब इंटरेक्शन कैसे होगा, ज्यादा लोन पे मतलब ज्यादा इंटरेक्शन, ज्यादा लोन पे मतलब ज्यादा इंटरेक्शन। इसका मतलब क्या हो गया, आउट ऑफ दीज टू ये वाला चीज आपका प्रोबेबली द बेस्ट आंसर यही आपका हो जाएगा, ठीक है ना, क्लियर। XCF2 में 3 लोन पेयर है, तीनों का एंगल अगर देखें 120 डिग्री है। रिपल्शन वाइज वो आपका जो हो रहा होगा आपस में रिपल्शन ज्यादा हो रहा होगा, ठीक है। नाउ अगर आप बोलोगे सर इसमें क्या कैंसिल हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, वो बात की बात है, क्यों, बिकॉज हमें इंडिविजुअल की बात करने को बोला हुआ, हमें नेट की बात तो कर नहीं रहा कि सर ये जो तीन फोर्सेस डिफरेंट है वो आपके 120 में कैंसिल हो जाएंगे, वो तो बोल ही नहीं रहा। वो तो ये बोल रहा है कि मैक्सिमम लोन पेयर रिपल्शन किसमें है। तो इस केस में हम लोग ये बोल सकते हैं कि ठीक है, नंबर ऑफ इंटरैक्टिव अगर बात कीजिएगा तो आपका ClF3 में 2 ही है और इसमें आपका 3 हो जाता है। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 70 है, स्टेटमेंट है एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ मोनोसब्स्टिट्यूट नाइट्रोफिनॉल इज हायर देन फिनॉल बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग नाइट्रो ग्रुप। बिल्कुल सही है, आपको ऑलरेडी पता है कि इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप अगर आप यूज करते हो तो दैट इज गोइंग टू स्टेबलाइज दिस। अगर हम लोग बात करें यहां पर कॉन्जुगेट बेस जो भी होगा, ये आपका मान लीजिए कोई भी नाइट्रो ग्रुप जुड़ा हुआ है, कहीं पे भी जुड़ा होगा, तो ये जो नाइट्रो ग्रुप आपका जुड़ा हुआ है ये आपका इस नेगेटिव चार्ज को स्टेबलाइज करेगा कॉन्जुगेट बेस को, और कॉन्जुगेट बेस की स्टेबिलिटी बढ़ेगी तो एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ता है। स्टेटमेंट बिल्कुल ही सही है। नाउ ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल एंड नाइट्रोफिनॉल पी नाइट्रोफिनॉल विल हैव सेम एसिडिक स्ट्रेंथ। सेम कहां होता है भाई जी, अगर आप देखोगे तो अगर यहां पर हम लोग बात करें तो यहां पर ये आपका OH है, ये आपका NO2 है, और तो हो गया, ये आपका OH है, ये आपका NO2 है, यहां पे NO2 लगा दिया, मेटा हो गया,
और ये आपका OH है और ये आपका NO2 है। ये तीन तरीके से हम लोग बात कर रहे हैं, है ना। ना आपको ऑलरेडी पता है यहाँ पे क्या है, यहाँ पर देखो -M इफेक्ट है इसका, -I है और हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी है, ठीक है। इस H से हाइड्रोजन बॉन्ड बनाकर इसके एसिडिक स्ट्रेंथ को क्या करेगा, पकड़ के रखेगा तो निकल नहीं पाएगा, निकल ही नहीं पाया तो बेसिक एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होगा, कम हो जाएगा। यहां पर सिर्फ और सिर्फ -I इफेक्ट है, बिकॉज मेटा पोजीशन पे -I ही लगता है और यहां पे है आपका क्या हो जाएगा, -M तो है ही है, -I है ही है। नाउ वी नो दैट ऑलरेडी, देखिए हाइड्रोजन बॉन्ड इसको वीक कर रहा था, यहां कुछ नहीं है, तो सबसे पहला क्या हो जाएगा, आपका पैरा वाला मोस्ट एसिडिक हो जाएगा, उसके बाद आएगा ऑर्थो, उसके बाद आएगा मेटा, ठीक है। क्योंकि आपका -I यहां लग रहा है, यहां -M लग रहा है पर थोड़ा कम हो गया बिकॉज ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ओके, सो दिस इज द केस, इसको अच्छे से याद रखिएगा। आंसर विल बी क्या, यहां पर ये सही, ये स्टेटमेंट बिल्कुल गलत, स्टेटमेंट 1 करेक्ट, स्टेटमेंट 2 इनकरेक्ट, सो दिस इज द आंसर, आंसर इज 1 in this case. Okay, क्वेश्चन नंबर 71। देखिए डाल्टन्स लॉ पे है, इजी क्वेश्चन है बट इसको कॉम्प्लेक्स दिखाया जा रहा है। डाल्टन्स लॉ क्या करता है कि भैया जितने लोग हैं, प्रेशर अगर आप लगा रहे हो, मतलब गैस मिक्सचर बना हुआ है, तो सबका प्रेशर हमको ऐड कर देना है ना, सबका प्रेशर ऐड हो जाएगा। P टोटल इज P1 प्लस P2 प्लस P3, तो ये आपका बिल्कुल सही है। अब ये जो होता है P होता क्या है, P इज टू PV इज टू nRT, देखे तो P क्या हो जाएगा, इक्वेशन में पता है PV इज टू nRT है, तो P क्या हो जाएगा, P विल बी इक्वल्स टू nRT बाय V। तो यहां से आप निकाल सकते हो यार, ये जो चीज है वो ये सेम ही चीज है, ये वाला ये है, ये वाला ये है, दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। अगर किसी इंडिविजुअल का निकालना होगा, मान लीजिए बहुत सारे लोग बने हुए हैं, गैस 1 2 3 या A B C मान लो गैसेस हैं, तो पार्शियल प्रेशर ऑफ A क्या हो जाएगा, दैट विल बी इक्वल्स टू व्हाट, इट्स का मोल फ्रैक्शन जो है इनटू टोटल प्रेशर जो होता है वो होता है, ठीक है, ये आपका होता है। तो ऑप्शन नंबर 1 देखिए क्या दिया, पार्शियल प्रेशर ऑफ आईएच गैस एंड मोल फ्रैक्शन, ये भी स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। ये क्या देख रखा हुआ, प्रेशर ऑफ द आईएच गैस इन द प्योर स्टेट, अरे ये तो बिल्कुल बकवास लिखा हुआ है, इजंट इट। तो आंसर क्या हो जाएगा, क्वेश्चन बोल रहा है नॉट द करेक्ट मैथमेटिकल एक्सप्रेशन इक्वेशन, तो 3 1 3 4 सही है, यही है आपका जो गलत आपका दिख रहा है। ओके, सो फ्रॉम दिस केस हम लोग देखेंगे ऑप्शन नंबर 2 जहां पे बात कर रहा है P नॉट के बारे में, दैट इज एब्सोल्युटली रॉन्ग। ओके, क्वेश्चन नंबर 72 टॉक्स अबाउट बॉइलिंग पॉइंट ऑफ ग्रुप 16 हाइड्राइड्स। ओके, यहां बोल रहा है कि द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द फॉलोइंग हाइड्राइड्स ऑफ ग्रुप 16 एलिमेंट इंक्रीजेस इन द ऑर्डर दिस। अरे यार ये तो पढ़ाई हमने, H2O यहां बिल्कुल गलत है, ये तो यहां टॉप आता है बिकॉज ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग, है ना, तो ये स्टेटमेंट तो बिल्कुल ही गलत हो जाता है। ओके, द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ दीज हाइड्राइड्स, ना इन सबके बारे में बोल रहा है, इंक्रीजेस विथ इंक्रीज इन मोलर मास। अब यहां पर है, देखिए मोलर मास बढ़ता है तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता है, बट यहां पर हमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग को भी ध्यान देना है। स्टेटमेंट तो सही है यहां पर कि यहां तक मोलर मास से बढ़ रहा है, बट यहां पे हाइड्रोजन बॉन्ड है, उसके कारण से वो लोअर मॉलिक्यूलर मास होने के बावजूद उस टॉप पे चला जा रहा है, इसलिए मोस्ट एप्रोप्रिएट आंसर विल बी द फोर्थ वन। दो इसको छोड़कर ऐसा होता है बिकॉज वैन डर वाल्स फोर्स बढ़ रहा है, तो आप ये बोलोगे कि मोलर मास बढ़ता है तो वैन डर वाल्स फोर्स बढ़ रहा है, बट ये क्योंकि ये ऑर्डर इज नॉट यूनिफॉर्म, तो ये कहना ऑफ दीज हाइड्राइड्स, मतलब इट इज टॉकिंग अबाउट H2 आल्सो, इंक्रीज विद इंक्रीज इन मोलर मास। ऑल्दो ये स्टेटमेंट बहुत तक सही भी दिख रहा है, बट कंटेक्स्ट वाइज H2O को एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा, इसका स्टेटमेंट 2 है, तो स्टेटमेंट 1 स्टेटमेंट 2 बोथ स्टेटमेंट 2 आर incorrect would be the probable answer. Okay, so here comes a question on molality of the solution. Question क्या है, question number 73, in 1 molar solution that contains 0.5 moles of the solute, then solvent के बारे में पूछा है, उसका कितना वेट होगा। So molality होता क्या, molality is just to what, moles of, I can write moles of solute, okay, divided by
weight of solvent in kg, क्या होता है इन kg, और आई कैन राइट इन ग्राम्स लिखना है तो यहां पे आप 1000 से मल्टीप्लाई करो, ठीक है, सेम नहीं, kg लिखो या ओके ना। यहां पे वैल्यू जो दिया हुआ है 1 मोलर, मतलब 1 हो गया, ये आपका 0.5 हो गया, ये आपका W है और ये इंटू 1000 है। ओके, सो W कितना हो गया इन ग्राम्स, किसका, सॉल्वेंट का, ग्राम्स कितना हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू 500 ग्राम्स, क्लियर, 500 ग्राम्स, तो ये क्या हो जाएगा 500 ग्राम्स ऑफ सॉल्वेंट इज प्रेजेंट, सो ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट ऑप्शन। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 74, और यहां पे बात हो रहा है डायमंड ग्रेफाइट की प्रॉपर्टीज में। हमें पता है डायमंड आपका क्या होता है, sp3 हाइब्रिडाइज होता है, ग्रेफाइट के कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज होते हैं। तो स्टेटमेंट बोल रहा है, करेक्ट स्टेटमेंट की बात कर रहा है, पहले ही स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, आपका आंसर फर्स्ट स्टेटमेंट में ही मिल गया है। बोल रहा है बोथ डायमंड ग्रेफाइट आर यूज्ड ड्राई लुब्रिकेंट, नहीं, सिर्फ ग्रेफाइट यूज होता है, डायमंड आपका लुब्रिकेंट नहीं होता है। 2 डायमेंशनल नेटवर्क से ग्रेफाइट का होता है, डायमंड का 3 डायमेंशनल नेटवर्क होता है, डायमंड FCC बोलते हैं। डायमंड एज कोवलेंट, ग्रेफाइट इज आयनिक, नहीं, दोनों ही आपके कोवलेंट होते हैं, ठीक है ना। इजी क्वेश्चन, फटाक से किया जा सकता था। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 75 एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन है। बोला व्हाट मास ऑफ 95% प्योर कैल्शियम कार्बोनेट विल बी रिक्वायर्ड टू न्यूट्रलाइज 50 ml of 0.5 molar HCl solution according to the following reaction। रिएक्शन दिया हुआ है तो आप कैसे लिख सकते हो, देखो, मोल्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, इसका कोएफिशिएंट कितना है, डिवाइड बाय 1 मस्ट बी इक्वल्स टू मोल्स ऑफ HCl डिवाइड बाय 2। ये इस इक्वेशन से मुझे मिल गया, ठीक है ना। अब ये बोल रहा है कि यार वेट पूछा हुआ है और 95% वो प्योर दे रहा है, इसका मतलब जितना भी वेट आपने यूज किया था उसका सिर्फ 95% ही यूज हो पा रहा है। तो मान लीजिए आपने W ग्राम यूज किया है, तो W ग्राम में 95% तो आपका है जो यूज हो पा रहा है, यानी 0.95 W कर दिया, ठीक है, डिवाइडेड बाय मोल्स क्या होता है, वेट अपॉन मॉलिक्यूलर मास ऑफ CaCO3 व्हिच इज 100, अभी तो देख लेंगे, दैट इज इक्वल्स टू व्हाट, यहां पे मोल्स कितना हो रहा है, देखो मोलारिटी दिया हुआ है, तो आई विल से मोलारिटी इनटू volume should be in the liters form, divide by 2. So putting the values, I will say that 0.95 into W by 100, कैल्शियम कार्बन का मोलेक्युलर मास कितना होता है 100, इक्वल्स टू 0.5 मोलारिटी हो गया, वॉल्यूम में 50, तो क्या हो जाएगा 50 बाय ml है तो 1000 कर लिया हम लोगों ने, होल डिवाइड बाय 2, whole divided by 2. Now we have to solve this expression, that is all. Now फटाफट कर लेते हैं इसको, देखो ये आपका कट गया, ये आपका कट गया, ये कट गया, ये कट गया, ठीक है। So what is the value? W will be equals to ultimately, यहाँ देखिए कितना हो जाएगा 5 into 0.5 into 0.5 divided by 2 into 0.95, okay, 2 into 0.95, ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब ये कितना हो जा रहा है, देखो, दिस इज इक्वल्स टू W इक्वल्स टू 1.25 डिवाइड बाय 0.95। बोले सर ये क्यों लिखा, जरा एक बार ध्यान दो, ये वाला वैल्यू ऑलमोस्ट 1 को अप्रोच कर रहा है, तो 1.25 तो नहीं हो सकता, ये तो बहुत बड़ा दिख रहा है, ये भी नहीं हो सकता। आपको सॉल्व करना है तो कर लो, नहीं तो फटाक से आंसर मार दो। यही देखो, हर चीज को सॉल्व नहीं किया जाता है, आपने जैसे ही ये लिखा है तो 1.25 से थोड़ा बड़ा होना चाहिए, बिकॉज डिनोमिनेटर में 1 से थोड़ा छोटा वैल्यू है ना, तो ये वैल्यू 1.25 से बड़ा होगा, पर इतना बड़ा नहीं होगा कि 2 क्रॉस कर जाएगा, है ना। तो उसका मतलब क्या हो जाएगा, ये दोनों कट गया, आंसर इज 1.2, सॉल्व करके निकाल लो, वही आंसर आने वाला है। डोंट वेस्ट टाइम, जस्ट यूज द कॉन्सेप्ट, ओके। सो क्वेश्चन नंबर 76, वेरी इजी, क्लोरोबेंजीन बना रहा है, अब वो लेके डायरेक्टली एसिड से रिएक्ट करो, कभी नहीं रिएक्ट करेगा, है ना, कभी रिएक्ट नहीं करने वाला, Cl तो नेगेटिव है ना, ये तो बिल्कुल गलत है। ये NH2 है HCl, अरे भैया ये NH2 HCl आपस में रिएक्ट करके क्या बना देगा, ये बना देगा NH3 प्लस Cl माइनस बना देगा, बिल्कुल गलत है।
बेंजीन Cl2, ये तो कॉमन सा रिएक्शन है, एक बार फटाक से मार देना था। बेंजीन में अगर Cl2 डालते हो इन प्रेजेंस ऑफ लेवल्स आपका एसिड, देन यू विल रिएक्शन विल बी डन। फिनॉल में NaO2HCl कुछ होने वाला नहीं है, फालतू है, छोड़ दीजिए उठा के। सो आंसर यू हैव गॉट इट, आंसर इज 3। ओके ओके, क्वेश्चन नंबर 77। क्वेश्चन 77 इज ऑल अबाउट pKa बफर सोल्यूशन। और बफर सोल्यूशन में देखिए क्या दिया हुआ है, 50 ml ईच ऑफ वो बोल रहा है। तो बेस्ट तरीका क्या होगा समझिएगा, ईच बोला हुआ है, वैसे आपको तरीका बता दूं। पीएच क्या होता है बफर के लिए, pKa प्लस लॉग कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्ट, जो हम लोग बात करते हैं, डिवाइड बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ यहां पर एसिड। ठीक है, जो आप बात कर रहे हो एसिड का। क्लियर, वेरी सिंपल। बट इससे बेटर क्या होगा, बेटर ये होगा कि आप इसमें क्या करोगे, मोल्स की बात कर लो। सबसे आसान ये होता है कि आप इसमें क्या करो, मोल्स की बात कर लो। जब भी आपको मिक्स कर रहा हो क्वेश्चंस में, दो सॉल्यूशन मिक्स किया ना तो कॉन्सेंट्रेशन चेंज हो जाता है। तो इसमें इक्वल है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आई कैन राइट मोल्स, वी कैन राइट मोल्स ऑफ सॉल्ट, एन यहाँ पे मोल्स है, डिवाइड बाय मोल्स ऑफ एसिड। ठीक है, इससे फायदा ये होगा कि वॉल्यूम का टर्म ही कैंसिल कर दिया। अब यहां पर क्या है, कुछ भी 50 ml डालोगे तो कॉन्सेंट्रेशन चेंज जाएगा, बिकॉज वॉल्यूम ऑफ 100 ml हो गया। ठीक है ना, तो यहां पे उससे कुछ फर्क ही नहीं पड़ता ना। यहां पर क्या बेटा, अब यहां पे दिया हुआ है pK 4.57 प्लस लॉग, अब इनिशियल मोल्स कितना है, इनिशियल मोल्स अगर बात करें सॉल्ट है 0.1, सो ये 0.1 इंटू 50 ml मिलीमोल ले लिया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और यहाँ पे 0.01 इंटू अगेन 50, कोई फर्क ही नहीं पड़ता। अगर अलग अलग वॉल्यूम होता तो ये तरीका बड़ा सही है। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अल्टीमेटली कितना हो गया, 4.57 प्लस लॉग, अगर आप देखिए तो ये कैंसिल ही हो गया और ये क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा ना। log 10 is 1, so it is 4.57 plus 1, which is 5.57 is the answer. So 5.57 is the answer, correct answer. Okay, easy. Okay, so अब क्वेश्चन जो आ रहा है वो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी से आ रहा है, क्वेश्चन नंबर 78। यहां बोल रहा है कि the following is incorrect. अगेन इनकरेक्ट की बात हो रहा है। H2 plus has 1 इलेक्ट्रॉन, या बिल्कुल 1 होता है। H2 में, H में अगर 1 होगा तो H2 में 2 हो जाएगा, 1 निकाल दिया, प्लस 1 चार्ज है तो 1 हो गया। O2 प्लस इज डायमैग्नेटिक, O2 प्लस कितना होता है, 15 इलेक्ट्रॉन। कभी भी ऑड नंबर, ऑड इलेक्ट्रॉन सिस्टम कभी भी होगा वो डायमैग्नेटिक तो हो ही नहीं सकता। ये स्टेटमेंट आपका बिल्कुल करेक्ट नहीं है। इसका मतलब क्या हो गया, दिस इज द आंसर। सो आंसर वाइज, इनकरेक्ट वाइज यही आपको मिल गया। द बॉन्ड ऑर्डर वाइज आपको O2 प्लस O2 बिल्कुल सही है, आपको समझ में आ रहा है। O2 का अगर 16 होगा, एक इलेक्ट्रॉन निकाल दोगे तो 2.5 हो जाए। 16 का कितना होगा, 2 होता है, ये 2.5 हो जाएगा। इसको 0.5 और घटा दो तो 1.5 हो जाएगा और ये आपका बन जाएगा, बिल्कुल सही है। C2 मॉलिक्यूल हैज 4 इलेक्ट्रॉन्स एंड इट्स 2 डीजेनरेट पाई, बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। मेरा आंसर तो वही मिल गया था, आंसर इज 2। ओके, वेयर O2 प्लस इज पैरामैग्नेटिक नॉट डायमैग्नेटिक। ओके बच्चा लोग, लेट अस स्टार्ट विद द क्वेश्चन नंबर 79। यहां पे बात हो रहा है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट रिगार्डिंग थर्मोसेटिंग एंड थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर्स। तो देखो, थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर्स क्या होते हैं, वो आप उसको मोल्ड कर सकते हो, मेल्ट करा के मोल्ड कर सकते हो। थर्मोसेटिंग वाले को आप मोल्ड नहीं कर पाओगे। सो बोल रहा है थर्मोसेटिंग thermoplastic polymers are capable of repeatedly softening and hardening on heating and cooling। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, ट्रू स्टेटमेंट है, हमें तो इनकरेक्ट देखना है। थर्मोसेटिक पॉलीमर्स आर रीयूजेबल। नाउ यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है, यहाँ पे फॉल्स लग रहा है, चेक कर लेते हैं। Elastomers have polymer chains held together by weak intermolecular forces, ये आपका भी ट्रू है। And fiber possesses tensile strength, ये आपका ट्रू है ना। ये आप बोलो रीयूजेबल मतलब क्या हुआ सर, मैं घर में उठा के बाल्टी उठाया, मैं उसको क्या कर दिया, कोई थर्मोसेट पॉलीमर लिया, मैग्नेट लिया, उसको कुछ बना दिया, वो सब नहीं करना है। गमला बना दिया, वो सब नहीं करना है। ठीक है ना, कंगी आप तोड़ दिए, उठा के कुछ और बना दिए, सब नहीं करना है। यहां पर सिंपली बात कर रहा है, क्या आप उसको रिमोल्ड कर सकते हो, आंसर इज यस, तो ठीक है आप यूज कर पा रहे हो। आंसर इज नो, तो आप नहीं कर सकते। थर्मोसेट पॉलीमर्स में क्या होता है, आफ्टर जैसे ही वो बनाते हैं तो उसमें क्या होगा, केमिकल बॉन्ड बनना शुरू हो जाता है,
इट इज नॉट रिवर्सिबल। तो इसलिए आपका ये स्टेटमेंट आपका फॉल्स हो जा रहा है। सो आंसर इज दिस वन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 80। नाउ क्लियरली मैच द फॉलोइंग्स है, लिस्ट 1 लिस्ट 2 से 1-2 मैच को काम हो जाएगा। साइनोहाइड्रिन में पता है क्या होता है, HCl से जब रिएक्ट करता है एल्डिहाइड तब साइनोहाइड्रिन बन जाएगा। 1 का 4 करते ही, अच्छा जी देखो 1 2 3 4 इसमें सवाल अलग अलग है। 1 का 4 करते ही आपके पास आंसर यहां पर आ गया, कुछ भी और करने की जरूरत नहीं है। एसिटाइल अल्कोहल के साथ होता है, शिफ्ट बेस RNH2 के साथ होता है, ऑक्सिजन NH2OH। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, लेकिन हमें सिर्फ पहला ही ऑप्शन देख के ही समझ में आ गया। क्लियर है ना? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। टू स्टेटमेंट्स दिए। स्टेटमेंट 1 है the boiling point of aldehyde and ketones are higher than hydrocarbons of comparable molecular mass because of weak, ये बहुत खतरनाक वर्ड दे दिया, weak molecular association aldehyde and ketones due to dipole-dipole interactions। now आप देखोगे dipole-dipole है, या स्टेटमेंट सही है। देख लो क्या दिया हुआ, वीक दिया हुआ, ठीक है ना। एंड स्टेटमेंट नंबर 2 ये गलत हो गया। The boiling point of aldehyde and ketones are lower than the alcohol of similar molecular masses due to absence of hydrogen bonding। ये बिल्कुल स्टेटमेंट सही है। सो ये आपका अल्कोहल में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है, इसके कारण से इसका बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज्यादा हो जाता है, ठीक है ना। सो स्टेटमेंट 1 इनकरेक्ट, स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट, ऑप्शन 2। ओके, नेक्स्ट 82 क्वेश्चन, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे एक एक्सिस दिया हुआ है, एक ग्राफ दिया हुआ है ना। वाई, इस ग्राफ का मतलब क्या है, वाई इज, ये बोल सकते हो इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स। मतलब y इज इंडिपेंडेंट ऑफ x, मतलब क्या हो गया, आप x में कुछ भी चेंज कर लो, y को कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा, ठीक है। अब उसमें क्या हो सकता है, पहला चेक करो जीरो ऑर्डर में क्या होगा, फर्स्ट ऑर्डर में। जीरो ऑर्डर में अगर रेट की बात करें, कॉन्सेंट्रेशन की बात करें, तो रेट लॉ के हिसाब से क्या होता है, रेट होता है k टाइम्स मान लो a पावर m, m इज द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। जीरो ऑर्डर के लिए क्या हो जाएगा, k टाइम्स a पावर 0, यानी आपका ये हो जाएगा, यानी इंडिपेंडेंट हो गया। तो पहला पार्ट तो सही लग रहा है हमें, ठीक है। अब दूसरा बोला फर्स्ट ऑर्डर अगर y t हाफ है और कॉन्सेंट्रेशन है, बिल्कुल सही है। फर्स्ट ऑर्डर के लिए t हाफ कितना होता है, ln 2 by k, ठीक है, रेट कांस्टेंट, इंडिपेंडेंट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन हो गया, यानी स्टेटमेंट नंबर 1 इज एब्सोल्युटली करेक्ट। ओके, एब्सोल्युटली करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, द इनकरेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग कायरलिटी, कायरलिटी का पूछ रहा है। Enantiomers are superimposable mirror images। पहले स्टेटमेंट गलत हो गया, इट इज अ नॉन सुपरइम्पोजेबल। नॉन मतलब आपका अगर मिरर इमेज, मान लीजिए तो मिरर इमेज है, तो इसको मैं इसके ऊपर चढ़ा के रखता हूं तो ये दिख रहा ना, ये नहीं दिखना चाहिए था। अगर एग्जैक्टली मैच कर जाता है, पीछे वाला चीज आपको नहीं दिखता है, तो उसको बोलते हैं सुपर इम्पोजेबल। Enantiomers सुपर इम्पोजेबल नहीं होते हैं, दे आर नॉन सुपर इम्पोजेबल। इसलिए आपका ऑप्शन 1 इज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। ओके, बाकी सब स्टेटमेंट आपका सही है। SN1 1:1 बनाता है, 50% प्रोबेबिलिटी से अटैक होता है। मिक्सचर इज रिसीविंग मिक्सचर, जीरो ऑप्टिकल एक्टिविटी, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। एंड इन्वर्जन होता है SN2 में, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। सो आंसर इज फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 84 देखिए, ज़ेल्डास पे है, क्लियर कट एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, ज़ेल्डा मेथड कौन नहीं लेता है, वो लोग जो अमोनिया में कन्वर्ट नहीं हो सकते, वो नहीं ले सकते। कौन कौन होते हैं, नाइट्रो, एजो एंड जो भी आपका नाइट्रोजन रिंग में पार्ट होता है, वो लोग नहीं बन पाते हैं, इसलिए ये भी आपका नहीं हो पाएगा, ठीक है। ये सब के सब नहीं दे पाएंगे, ज़ेल्डास मेथड रिस्पॉन्ड नहीं करेंगे, मोलिक्यूल्स रिस्पॉन्ड करेगा। सो एनिलीन इज द आंसर। वेरी गुड। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर दिस वन, क्वेश्चन नंबर इज 85। यहाँ पे कुछ वैल्यूज दिया हुआ है। अच्छा ये बताइए, क्या ये वैल्यूज का मतलब क्या वो आपको ब्लफ करने के लिए कुछ भी वैल्यू दे देंगे उठा के? नहीं ना, जो वैल्यूज दिए वो एक्चुअली स्टैंडर्ड वैल्यूज होंगे। अब क्या पूछ रहा है, ऑन द बेसिस ऑफ स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल्स प्रेडिक्ट द व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन कैन नॉट ऑकर। नाउ बच्चा लोग समझना इस बात को, इस क्वेश्चन को आप सॉल्व भी कर सकते हो ऐसे जो वैल्यू यूज करके। एक बात बताओ, हमें तो पता है ना, क्लास 9 10 से लोग पढ़ते आ रहे हैं एक्टिविटी सीरीज, हाइड्रोजन के नीचे कौन कौन होता है, छाप। कौन कौन होते हैं, छाप। छाप मतलब Cu, Hg, Ag, Au, Pt, यानी कॉपर जो है वो Ag से ऊपर होता है।
So copper can displace silver from its salt solution, but the vice versa is not possible. याद देखो, जिंक ने Fe को डिस्प्लेस किया, ट्रू, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है. कॉपर और Ag, कॉपर Ag में Ag is displacing copper. This is absolutely wrong और ये हमारा आंसर हो जाएगा. ठीक है, जिंक एक्टिविटी से ऊपर है ना, और यहां पर कॉपर डिस्प्लेस आराम से कर सकता है, Fe भी ऊपर है, वो आराम से कर सकता है. ओके, सो आंसर इज 2. नेक्स्ट क्वेश्चन, एक क्रॉस कर गया, चलिए 86. इसमें देखिए, मैच द फॉलोइंग है ओर्स वर्सेस उसके कॉम्पोजिशन के बारे में. एक तो आपको आइडिया होता है तो आप बहुत आराम से कर सकते हो. फॉर एग्जांपल, अगर आप हेमेटाइट को जानते हो तो वो थर्ड होता है, Fe2O3 होता है. अगर आप कैलामाइन, तो जिंक कैलामाइन याद रखोगे तो 2 हो जाएगा. सी का 2 कौन कौन सा है? सी का 2. ओके, सी का 2 कौन कौन सा हो जाएगा आपका? जिंक कैलामाइन. ओके, तो जिंक कैलामाइन सी का 2 मतलब ये हो सकता है या तो ये हो सकता है. ठीक है, ये हो सकता है. अब 1 का 3 आपका यही पॉसिबल है. इन दोनों में 1 ये दिया हुआ है, आंसर इज दिस वन. 1 का 3 मैग्नेटाइट Fe3O4, बी का 1 बिल्कुल सही है. कैलामाइट 4 हो जाएगा. एक भी ऑप्शन आपने मैच कर लिया तो बस बाय एलिमिनेशन आप फटाफट कर सकते हो, है ना, इजी. ओके, नेक्स्ट 87. हाँ, अब देखिए ये क्वेश्चन जो दिया हुआ बहुत प्यारा क्वेश्चन है. बोल रहा है नॉट फॉर्म. अब नॉट फॉर्म अगर आपका दिया हुआ है एसीटोन मतलब ये हो गया, और दूसरा दिया है पेंटेनोन मतलब 1 2 3 4 5 डबल बॉन्ड O यहां पे दिया हुआ है. ठीक है, या आप जब इनको निकालोगे, इनको साथ करोगे क्या, ये आपको एनिवर्स रिएक्ट कराना, यानी एल्डोल कंडीशन की बात हो रही है. अब एल्डोल बनाते वक्त ध्यान रखिएगा, प्रोडक्ट आपको दिया हुआ है अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कंपाउंड, यानी वाटर निकाल दिया. ठीक, आपको चेक करना है तो आपको क्या बनाओगे, इसका क्रॉस बनेगा, इसका सेल्फ बनेगा. तो आप बना के चेक करो, या फिर एक दूसरा काम करो जो आसान है. क्या है, प्रोडक्ट से चेक करो कि ये आ रहा है कि नहीं आ रहा. कैसे चेक करेंगे सर? आपको जो अल्फा बीटा वाला जो दिया है ना डबल बॉन्ड, इसको तोड़ दो. ठीक, जिसके तरफ O है उसको 2H दे दो, और जिसके तरफ O नहीं है उसको O दे दो, यानी पानी मैंने वापस ऐड कर दिया. जो प्रोडक्ट क्या बना, अगर ये टूटा होगा पहला वाला 1 2 3, अब यहां पे 3 आया, ये कैसा है, ये डबल बॉन्ड O आ गया प्लस एसीटोन बन गया. चेक करो, मिल गया. तो 1 2 3 4 5 ये वापस वही बन गया. तो ये आपको पॉसिबल है. सिमिलरली यहां पे तोड़ोगे, देखो एसीटोन हो गया, ये O हो जाएगा, ये 2H हो जाएगा. तो 1 2 3 4 5 ये पॉसिबल है. यहां तोड़ो, अब देखो यहां पे आप 2H दोगे और यहां और दोगे, एसीटोन ये बन गया, ये हो गया, सेम सेल्फ कंडीशन ये हो गया. ये वाले में तोड़ोगे तो देखो यहां पे क्या हो रहा है, यहां पे डबल बॉन्ड बीच में आ रहा है, क्या हो जाएगा 1 2 3 4 5, ये 3 पे डबल बॉन्ड O आएगा, बिकॉज यहां पे 2H यहां आएगा और O यहां पे. तो ये सेल्फ कंडेंसेशन प्रोडक्ट तो है ही नहीं, मतलब सेल्फ अल्डोल, बेसिकली सेल्फ अल्डोल तो है ही नहीं. इसीलिए, और ये क्या प्रोडक्ट होता है, 3 प्रोपेनॉन, हमें तो 3 पेंटेनॉन, सॉरी हमें तो 2 पेंटेनॉन चाहिए था, इसलिए ये वाला गलत है. ठीक है, तो नॉट फॉर्म वाले में मेरा आंसर यही होने वाला है. क्लियर, यही आपका आंसर होने वाला है. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन ऑल अबाउट लुकास टेस्ट. बोल रहा है लुकास टेस्ट में प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी अल्कोहल्स आर डिस्टिंग्विश्ड ऑन द बेसिस ऑफ देयर रिएक्टिविटी विद HCl2. बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, कोई दिक्कत बात नहीं है. प्राइमरी अल्कोहल्स आर मोस्ट रिएक्टिव. ओह, यही तो गलत हो गया, प्राइमरी अल्कोहल्स आर वेरी लीस्ट रिएक्टिव होते हैं, इसलिए आपका स्टेटमेंट गलत है. सो स्टेटमेंट 1 करेक्ट, स्टेटमेंट 2 इज रॉन्ग. सो आंसर इज दिस वन. करेक्ट, समझ में आ गया? ओके, सो लेट अस स्टार्ट विद द क्वेश्चन नंबर 89. टॉक्स अबाउट, किसके बारे में बात कर रहा है, बोर्स ऑर्बिट के बारे में बात कर रहा है, और बोल रहा है कि भाई सेकेंड बोर ऑर्बिट ऑफ He प्लस इज 105.8 पिकोमीटर, देन रेडियस ऑफ द थर्ड बोर ऑर्बिट, ठीक है, ऑफ इसका Li2 प्लस. नाउ वी नो दैट व्हाट Rn इज सम, जो अगर मान लो NH की बात कर लेते हैं तो ये A0 इन बोर्स रेडियस n² Z के फॉर्म में आता है. ठीक है, n² Z के फॉर्म में आता है ना. एक बात समझना,
इस वैल्यू को ध्यान दो, इस वैल्यू में उन्होंने क्या किया, सिर्फ पॉइंट को इधर उधर करके रखा हुआ है, ठीक है। तो हमें ध्यान रखना है कि भैया वैल्यू से बहुत घबराने की जरूरत नहीं, वही आने वाला है। आर्मस्ट्रांग है कि क्या है ये हमें देखना पड़ेगा। ऊपर दिया पिकोमीटर, ये भी एक बात समझ में आ रही है ना। अगर मैं बात करूं फॉर हीलियम He+, मैं क्या लिखूंगा, आई विल राइट A0 इनटू हीलियम का जो नंबर बोल रहा है बोर्स ऑर्बिट कौन सा, सेकंड है, तो ये 2 स्क्वायर डिवाइड बाई ये आपका एटॉमिक नंबर इज 2, तो ये आपका कितना हो जाएगा 2A0। और यही आपका Li2+ की बात करें, यहां पे भी A0 है, यहां पे n का वैल्यू जो दिया हुआ है वो थर्ड ऑर्बिटल 3 स्क्वायर बाई 3 हो जाएगा, एटॉमिक नंबर 3, ये आपका 3A0 हो गया। इसका मतलब क्या हो गया, R Li2+ इस, अगर मैं बात करूं इस 3/2, मैं डिवाइड ही कर दूं मान लो, तो R He+ कर लोगे तो क्या आएगा 3/2, और आई कैन राइट R Li2+, ध्यान रखिएगा, इस इक्वल्स टू 3/2 टाइम्स जो वैल्यू दिया है 105.8 पिकोमीटर। इसका मतलब देखो सॉल्व करने की भी जरूरत नहीं है, यहां पर पिकोमीटर में कितना आने वाला है, ये कुछ आने वाला 1.5 टाइम्स, यानी कुछ ऐसे ही कुछ आ रहा होगा, 2 टाइम मतलब 200 से कम ही ऐसे भी दिया रहा है। तो क्या ये वैल्यू 105.8 से ज्यादा होगा, बिल्कुल होगा। तो ये 1.587 बिल्कुल गलत है, 1.58.7 ये भी गलत लग रहा है। क्यों, बिकॉज आपको पता है 1 पिकोमीटर कितना होता है 10⁻12, और यहां कितना होता है 10⁻10, तो ये गड़बड़ लग रहा है। ओके 15.87, अरे यार छोड़ा नहीं होगा, यही आंसर हो सकता है। आप बैठ के सॉल्व करना है करो, नहीं तो फटाक से मार दो, क्योंकि वैल्यूज में कोई चेंज दिया ही नहीं है, फटाक से क्वेश्चन हो सकता है। ओके करेक्ट, ओके चलिए आगे फटाक फटाक। नाउ क्वेश्चन है, सिंपल सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 90। A 10-liter flask containing 64 grams of oxygen at 27 degree centigrade. Assume oxygen is ideal. प्रेशर पूछ रहा है, प्रेशर क्या होता है, प्रेशर होता है nRT/V। ओके यहाँ पे दिया है 64। अब देखो ऑक्सीजन गैस है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, मोल्स निकालते वक्त आपको याद रखना 32 करना है, इंटू R 0.0821 इंटू T है यहाँ पर 300 डिवाइडेड बाय V, यहाँ पे V आपका दिया हुआ है कितना 10। ओके ये आपका है। नाउ व्हाट वी हैव टू डू इज सिंपली आपको याद रखना है, ये जो वैल्यूज चेक करो, ये वैल्यूज क्या बहुत डिफरेंट हो रहा है, ठीक है, बहुत ज्यादा डिफरेंस है। तो 0.0821 को हम लोग अप्रोक्सीमेटली 1/12 लिख सकते हैं, ठीक है। अप्रोक्सीमेशन से फायदा ये है कि बहुत थोड़ा सा वेरिएशन आपका आने वाला है, बहुत थोड़ा सा वेरिएशन, थोड़ा सा कितना मतलब 10% एरर से भी कम आएगा। तो इसमें 10% एरर कुछ है ही नहीं, ये तो यहाँ पे बहुत आधा दिया हुआ ऑलमोस्ट, ठीक है। तो इसको लिख लिया तो इससे फायदा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 64, यानी कट जाएगा 2 इंटू ये 1/12 कर लो इंटू 300/10। ओके तो ये कितना हो जाएगा, ये कट गया, ये कट गया 60/12, ये आपका 5 आ गया, क्योंकि हम लोगों ने वैल्यू को क्या किया था 1/12 लिखा है। 1/12 कितना होता है, 1/12 होता है 0.833, यानी मैंने बढ़ा दिया वैल्यू, इसीलिए 5 से छोटा वैल्यू थोड़ा सा आना चाहिए, जो थोड़ा सा छोटा विच इज 4.9। आप चाहो तो कैलकुलेट कर लो, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, ऐसे भी आप कर सकते हो, बहुत सारे क्वेश्चन आपको ऐसे ही सॉल्व हो जाने वाले, ठीक है। Try to calculate or you can do it like this. 4.9 is the answer. Okay. Okay, next question. 91. Question is find the EMF of the cell in which the following reaction takes place. Now see question में question है बेटा, ये दिया हुआ 10.5 volts। अब E cell कितना होता है, E0 cell माइनस 0.059 मान लीजिए आप इतने दिया हुआ है, डिवाइड बाय n फैक्टर जो भी इसमें आ रहा होगा, log Q। और log Q क्या होगा बेटा, ना अगर आप रिएक्शन देखते हो तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, Q विल बी इक्वल्स टू व्हाट, Na2+ का कॉन्सेंट्रेशन डिवाइड बाय Ag+ का कॉन्सेंट्रेशन का स्क्वायर। ओके सो यहाँ पे Na2+
डिवाइड बाई Ag प्लस का स्क्वायर। और क्योंकि यहां पर देखो 2 इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व है निकल वाले में, तो यहां पे आपका ये हो जाएगा 2। एन फैक्टर कितना हो जाएगा यहां पर, मतलब यहां पर निकल ने 2 इलेक्ट्रॉन दिया, ओवरऑल रिएक्शन में कोई इलेक्ट्रॉन है नहीं, इसका मतलब 2 होने वाला है। नाउ दिस वैल्यू इज 10 पॉइंट गिवन एज 10.5 माइनस 0.059 बाई 2। अब देखो ये लॉग में जो वैल्यू आ रहा है क्या है, ये वैल्यू दे रहा है 10 पावर माइनस 3 और ये है 10 पावर माइनस 3, 10 पावर माइनस 3 डिवाइड बाय 10 पावर माइनस 6, क्यों, बिकॉज स्क्वायर कर दिया, ठीक है। तो 10.5 माइनस 0.059 बाई 2, ये आया आपका 10 पावर 3। ओके, नाउ इट इज इक्वल टू 10.5 माइनस 0.059 बाई 2 इंटू 3। अब ये वैल्यू आप ध्यान रखो, अगर मैं इसको 6 भी मान लेता हूं कितना आएगा, 10.5 माइनस इसको 6 मान लो तो 0.03 कट जाएगा इंटू 3। ये वाला वैल्यू करीब करीब क्या हो रहा होगा, 10 के आसपास होगा। यहां कोई वैल्यू ही आपका ऐसे मैच नहीं कर रहा, ऑप्शन में कोई भी यहां पे मैच नहीं करेगा, ठीक है ना। ये 0.9 माइनस कर दो तो कुछ भी नहीं है, तो 10.5 माइनस 0.09 है यहां पर, ठीक है। तो 10.4 समथिंग आना चाहिए था, यहां पे ऐसा कुछ तो है ही नहीं यहां पे, यानी आपका बोनस हो जाने वाला है। चारों ऑप्शन गलत, एक्चुअली उन्होंने कुछ डेटा गलत दे दिया उठा के, यहाँ 3 और से गलत दे दिया, ठीक है। तो ये बोनस हो जाएगा, यहाँ पे कोई भी ऑप्शन आपका सही नहीं है। ओके ओके बच्चे लोग, सो हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 92। यहाँ पे है नोमेनक्लेचर क्वेश्चन, सिंपल सा क्वेश्चन है। देखो ध्यान दो, अगर आपके पास ये क्वेश्चन ऐसा आ रहा है पर ट्रिकी है। ट्रिकी क्या है, यहां पे मेरे को दिया है Cl, यहां पे मुझे दिया हुआ है CH3, यहां मुझे दिया हुआ है OH, ओके, एंड लास्ट मुझे दिया हुआ Br। ना अगर हम लोग नंबरिंग देखें तो आपको लग सकता है सम ऑफ लोकेंट वाइज क्या होगा। देखो सम ऑफ लोकेंट में यहाँ पे 2 आ रहा होगा, यहाँ पर 3 आ रहा होगा, और ये दूर आ रहा होगा 6 पे आ रहा होगा। और इधर से चलेंगे तो इधर आएगा 1 2 3 4 5 6। बोलोगे सर ये इधर क्यों, इधर क्यों, इधर इसलिए बिकॉज सम ऑफ लोकेंट से इंपॉर्टेंट एक और रूल है जिसको बोलते हैं फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस रूल। इस जगह पर देखो OH का पोजीशन चाहे इधर से चाहे इधर थर्ड ही है, ठीक है। अगर थर्ड है तो ये वाला बिल्कुल गलत है, ये वाला बिल्कुल गलत है, अब हमारे पास 3 ऑल ही है। अब क्वेश्चन उठता है कि क्या, आपको यहाँ पे हिंट भी दे दिया, अगर आपको पता है तो 4 ऑल तो गया, आपको हिंट देके रखा 1 रोमो। अब आपको नंबरिंग करना है, जब 1 रोमो गया तो 1 2 3 4 5 6, उसका मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ पे 5 क्लोरो 4 मिथाइल होने वाला है। आंसर इज दिस वन, वेरी वेरी करेक्ट। क्लियर, सिंपल सा क्वेश्चन था बट ट्रिकी था। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 93। नाउ स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है KMnO4 का। उसमें बोल रहा है कि भाई अगर आपके पास अगर फेंटली अल्कलाइन मीडियम है, फेंटली अल्कलाइन मीडियम है तो चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मैंगनीज क्या होगा। अगर मैंगनीज की बात, अगर MnO4 की बात करें तो एसिडिक मीडियम में चेंज होता है 5 का +7 से +2, फेंटली अल्कलाइन मीडियम में होता है 3 का +7 से +4 पे ही होता है। और वेरी स्ट्रॉन्ग अल्कलाइन मीडियम अगर होता है तो वहां पर कितना चेंज होता है, MnO4 माइनस से MnO4 बन जाता है, यानी चेंज सिर्फ 1 का होता है। यहां जो पूछा हुआ चेंज 3 का ही है और कुछ करने की जरूरत ही नहीं थी। ओके सो आंसर इज 7 to 4। ओके बच्चा लोग, सो क्वेश्चन नंबर 94 में देखिए यहाँ पे एक इक्विलिब्रियम दिया हुआ है 3O2 आपका चेंज हो रहा है किसमें, 2O3 में, इट इज एन इक्विलिब्रियम रिएक्शन। और Kc जो वैल्यू दिया हुआ वो काफी छोटा दिया हुआ, तो Kc कितना है 3 into 10 power -59। अब इतने छोटे वैल्यू का क्या मतलब है, सिग्निफिकेंस क्या है, इसका मतलब है कि आप जो चेंज करने जा रहे हो, मान लो कुछ भी था, इसका कॉन्सेंट्रेशन ऑलमोस्ट नेग्लिजिबली चेंज हुआ है। समझ में आ रहा है, मतलब ये जाना ही नहीं चाहता आगे, बहुत थोड़ा बना, तो द चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ O2 विल बी वेरी 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 स्मॉल। एनीवे Kc का वैल्यू क्या हो जाएगा, Kc का वैल्यू हो जाएगा ओजोन का कॉन्सेंट्रेशन का स्क्वायर डिवाइड बाय ऑक्सीजन का कॉन्सेंट्रेशन का क्यूब, एंड दिस वैल्यू इज वेरी वेरी स्मॉल।
अब यहां पे दिया क्या है, इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन of O2 is 0.04. So simply means that 3 into 10 power minus 59 equals to ओजोन का कॉन्सेंट्रेशन दिया हुआ है, सॉरी पूछा हुआ है हमसे स्क्वायर, और आपको ये दिया हुआ है 0.04 का क्यूब। ओके, नाउ आपको यहां से निकालना है O3 निकालना है, कितना आपका आ रहा है। क्लियर? सो O3 कितना हो जाएगा बेटा, O3 अगर हम मल्टीप्लाई कर ले यहां पर तो कितना आ जा रहा है, देखिए देखिए आपको यहां पे ध्यान रखना है ये क्या है 3 इंटू ये पॉइंट, अगर हम लोग बोलेंगे तो कितना 4 क्यूब इंटू 10 पावर माइनस 2 का क्यूब हो जाएगा, यानी क्या हो गया 4 इंटू 10 पावर माइनस 2 का क्यूब, ओके, इंटू 10 पावर माइनस 59, 10 पावर माइनस 59 ये आपका हो गया, ठीक है। 4 इंटू 10 माइनस 2 इंटू 10 पावर, यहाँ पे क्यूब हो गया इंटू 10 पावर 59, यही हो गया। इसी का आपको वैल्यू निकालना, स्क्वायर रूट लेना है, ठीक है। अब थोड़ा करने से पहले एक बार देख लो, 10 पावर 30 बना सकता है क्या कभी? इतना छोटा वैल्यू आ रहा है 30 बनाएगा क्या? बकवास है, नहीं हो सकता। 10 पावर प्लस 20 बना सकता है? कभी नहीं। अच्छा कितना आएगा, थोड़ा और देखते हैं। ये आएगा 3 इंटू 4 क्यूब कितना होता है 64, जो 10 पावर, अगर देखो यहाँ पे 6 आया तो माइनस 65 आ, ठीक है ना। अच्छा बेटा एक बार बताओ, इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो क्या 10 पर 63 आएगा? कभी नहीं, कभी नहीं आ सकता ना भाई। इसको हम आधा करना है तो 30 का आसपास होना चाहिए, तो आपको सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं थी, आपको सीधे यही आंसर आपको मारना था। इज इट ओके? No need to solve. So answer will be 4.38 10 power minus 32. No need to solve this. सिर्फ ये रखने के बाद आपको सिर्फ यहाँ पे एक्सप्रेशन को जस्ट मैच करना था ऑप्शन के साथ। क्लियर? नेक्स्ट 95. ओके, कॉपर क्रिस्टलाइजेस इन FCC यूनिट सेल विद सेल एच लेंथ इतना दिया हुआ, डेंसिटी ऑफ कॉपर इतना दिया हुआ, कैलकुलेटेड एटॉमिक मास। भाई साहब समझिए इस बात को, कॉपर का एटॉमिक मास चीज थोड़ी ना कर देंगे। कॉपर का आप क्या लेते हो 63.5 लेते हो, ऐसा कुछ लेते हो, तो यहां पर ऑप्शन क्या लोगे आप 63 ले लो, खत्म हो गया आंसर। व्हाई आर गोइंग टू सॉल्व ऑल दिस? सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है। समझ में आ रहा है? ये दो कोई अननोन एलिमेंट नहीं लिया आपका, आपको पता है एटॉमिक मास ऑफ कॉपर कितना होता है, आप बैठ कर तो निकालो, टाइम आपका वेस्ट होगा। एफसीसी में है तो हाँ आप निकाल सकते हो भाई, निकालते कैसे हैं वही मैं बता दे रहा हूं ना। डेंसिटी क्या होता है, डेंसिटी इज मास अपॉन वॉल्यूम, ठीक है। अब डेंसिटी क्या होगा, मास अपॉन मास कितना होगा कॉपर का, आपका एफसीसी में 4 कॉपर एटम होंगे, इफेक्टिवली 4 होते हैं, इनटू एक एटम का मास कितना होगा m by Na, Na इज द अवोगाड्रो नंबर, ठीक है, ठीक है। ये मास हो गया, 4 एटम है, एक का मास कितना का मॉलिक्यूलर मास डिवाइड बाय Na, वो ग्राम में निकालने के लिए बोल रहा हूं, ठीक है। होल डिवाइड बाय A क्यूब, होल डिवाइड बाय A क्यूब, ठीक। A इज द आपका यहाँ पे जो यूनिट सेल लेंथ दिया हुआ, SL लेंथ दिया हुआ, सॉल्व कर लो उठा के, गेट द वैल्यू ऑफ m, यहाँ पे हो जाएगा। पर क्यों करें, समझिए एग्जाम में, समझिए इसको, टाइम बचाना है आपको, क्यों करें यहाँ पर? क्या कॉपर के बारे में पता नहीं है? बिल्कुल पता है, तो हमें करना ही नहीं है, हमें फटाक से मार देना था। जो चीज वेल नोन होता है उसमें आपको ज्यादा छेड़खानी नहीं करनी है, आपको मार दिया 60 65 ये सब आ ही नहीं सकता, बात समझ में आ रहा है? सो आपको क्लियर कट पता था आंसर, शुरू से कंफ्यूज करने के लिए बड़ा सा सब दिया था, कुछ करने की जरूरत ही नहीं थी, ठीक है। नेक्स्ट, पॉलिशिटी टू ऑक्साइड ऑफ सल्फर गेट्स एनहांस्ड विद प्रेजेंस ऑफ, अब देखो स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, देखिए पार्टिकुलेट मैटर हमेशा बढ़ाएगा, और कोई ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा तो भी बढ़ा देगा उसको, बाय एसिड में कन्वर्ट करने के लिए सल्फ्यूरिक एसिड बना सकता है सो। तो यहां पर अगर आप देखोगे तो ऑक्सीजन कौन सा है, ये तो करता ही करता है, ये वाला करेगा। हाइड्रोकार्बन्स आप ऑक्साइड तो करेंगे नहीं, ये कुछ करेंगे नहीं, ये नहीं करेगा। और हाइड्रोजन पेरोक्साइड भी ऑक्सीडाइजिंग भी कर सकता है। सो आंसर इज ABD, सो दिस इज द आंसर, ठीक है। नेक्स्ट, ओके, 2 भाग गया, 1 आ गया, ओके। द प्रोडक्ट फॉर्म ऑन द फॉलोइंग रिएक्शन इज, अगर आप देखिए क्या प्रोडक्ट बन रहा है, फ्रीक्वेंस। अगर ये देखिए साइनाइड है तो LiH4 करेगा क्या, LiH4 पहले काम क्या करेगा,
सबसे पहले इसको क्या करेगा, CH2NH2 बना देगा, ठीक है, ये फर्स्ट स्टेप, ठीक है। उसके बाद NaNO2 जब क्या करेगा आपका NaNO2HCl क्या करेगा, डाइट्रेशन रिएक्शन है। पर ये आपका क्या है, ये आपका अल्काइल ग्रुप जैसा है ना, एराइल तो है नहीं, ये CH2N2 प्लस बन गया, Cl माइनस। अब ये डायज़ोनियम सॉल्ट तो स्टेबल होता नहीं है, फटाक से टूट जाएगा इसमें CH2 प्लस में, प्लस N2 गैस बाहर हो गया। अब यहां पर पानी पड़ा हुआ है, पानी से रिएक्ट करेगा और आपका बन जाएगा OH। सो द आंसर इज 2। क्लियर, बहुत इजी क्वेश्चन है, समझ में आ गया। क्या करना है, आप बस रिएक्शन सीक्वेंस, बहुत कॉमन सा रिएक्शन सीक्वेंस है, फटाक फटाक कर सकते हो। याद रखिएगा, पहला वाला क्या है, CH2NH2 was, दूसरा क्या रिएक्शन होगा, डाइट्राइजेशन रिएक्शन होगा, उसमें क्या होने वाला है, एक डायज़ोनियम सॉल्ट बनेगा, बट ये अल्काइल वाला है, अनस्टेबल होगा, टूट के निकल जाएगा, नाइट्रोजन गैस निकल जाएगा, एंड वी गेट दिस थिंग, ठीक है, कोई डाउट? ओके, सो क्वेश्चन नंबर 98, क्वेश्चन नंबर 98 बोल रहा है ओजोनोलिसिस के ऊपर है। कंपाउंड एक्स ऑन रिएक्शन विद ओजोन फॉलोड बाय जिंक H2 gives formaldehyde and 2-methyl propanol। ओके, सो यहां पे क्या हो जाएगा, फॉर्मल्डिहाइड कैसा होता है, ऐसा होता है, ठीक है, एंड 2-methyl propanol कैसा हो जाएगा, मैं क्या कर रहा हूं, डबल बॉन्ड HO को सामने रख रहा हूं, दैट्स ऑल। अब यहां पे क्या हो गया, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, ये आपका हो गया कार्बन का चेन। अब 2-methyl propanol बोल रहा है, तो यहां पे आपका C हो जाएगा एक और, ठीक है, कोई दिक्कत? मैंने क्या किया, सिर्फ डबल बॉन्ड को सामने कर दिया। फिर क्या करना होगा, इन दोनों को जोड़ देने का, जोड़ उड़ा के क्या बनाया, देखो, जोड़ दोगे तो क्या बनेगा, डबल बॉन्ड, यहाँ इसको डबल बॉन्ड, इस पूरे को मैं जोड़ उठा के तो डबल बॉन्ड बन जाएगा, ये हो गया। अब ये आपका प्रोडक्ट आपका आ गया, ये आपका प्रोडक्ट आ गया, इसका नाम प्रोडक्ट क्या होगा, 1 2 3 4 3-methyl but-1-ene is the correct answer, is the correct answer। okay, next question। now for the first order reaction दिया हुआ है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में दिया हुआ है क्या है, A गिव प्रोडक्ट, फर्स्ट ऑर्डर दिया हुआ है, and initial concentration of A is 0.1 molar which becomes 0. यानी C0 आपको दिया हुआ है, initial concentration 0.1 molar, CT concentration at time t दिया 0.001 molar, in 5 minutes टाइम दिया हुआ है 5 मिनट्स, रेट कांस्टेंट पूछा हुआ है कितना होगा, तो समझिए क्या होता है। नाउ अगर हम लिखे तो KT क्या होता है, रेट कांस्टेंट KT का ln C0/CT होता है। ओके, नाउ अगर हमको थोड़ा और सॉल्व करें तो यहाँ पे देखिए K का वैल्यू निकालना है, ये आपका दिया हुआ 5 फॉर्मुलेटरी है, 5 ही दिया हुआ है, इक्वल्स टू ln यहाँ पे 0.1 डिवाइड बाय 0.01, सो दिस इज इक्वल्स टू व्हाट, ये है 1/10, ये 1/1000, सो कितना हो जाएगा, दिस इक्वल्स टू ln 100। ओके, सो यहां पर आपका K का वैल्यू कितना आ रहा है बेटा, K का वैल्यू आ गया ln 100/5, ठीक, यानी आप बोल सकते हो क्या हो गया 2 ln 10/5। अब ln 10 कितना होता है, 2 into 2.303/5, ठीक है। अब वैल्यू कितना आ जाएगा, यहां पे आप देखिए, ध्यान दीजिए क्या वैल्यू आपका आ रहा है, आपने डिवाइड कर लिया तो इट विल बी हाउ मच, 1515 हो गया यहाँ पर आपका, सॉरी 6, इट इज 606.4 डिवाइड बाय 5, 0.9 समथिंग आ रहा है, तो यहाँ पे ऑप्शन 0.92 के आसपास आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। सो दिस इज द करेक्ट आंसर। ओके, सो नाउ द लास्ट क्वेश्चन, 100 क्वेश्चन नंबर इज द ऑर्डर ऑफ एनर्जी एब्सॉर्ब। सो यहाँ पे एनर्जी एब्सॉर्ब की बात कर रहा है, विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द कलर। सो एनर्जी एब्सॉर्ब जो होता है वो डिपेंड करता है कितना स्प्लिटिंग होता है, ठीक है ना। तो एनर्जी एब्सॉर्ब की बात करें तो एनर्जी एब्सॉर्ब विल बी बेस्ड ऑन व्हाट, स्प्लिटिंग। तो अगर मेरा T2G और EG आपका मान लीजिए ये है, सो T2G और EG में T2G ये EG है,
ये आपका गैप है, ओके, दिस इज डेल्टा ओ, और आपको एक इलेक्ट्रॉन को यहां से ऊपर ले जाना है। तो जितना ज्यादा ये होगा उतना ज्यादा आपका एनर्जी चाहिए होगा। और डेल्टा ओ डिपेंड किस पे करता है? डेल्टा डिपेंड करता है स्ट्रेंथ ऑफ लिगेंड पर, इट डिपेंड्स ऑन द चार्ज ऑन ऑफ द सेंट्रल मेटल एटम, और तीसरा चीज क्या है? पोजीशन। क्या मतलब डी ब्लॉक में 3D में अगर होगा तो उसका कम होगा, 4D में ज्यादा होगा, 5D में और ज्यादा होगा। खैर, इस जगह पे हमारे पास निकल फिक्स कर दिया गया था, तो हमें उतने सोचने की जरूरत नहीं है, हमारे पास सिर्फ और सिर्फ देखना है लिगेंड का स्ट्रेंथ। नाउ वाटर और ईएन में नाइट्रोजन डोनर है ईएन, है ना? हमने क्या पढ़ा है? हमने पढ़ा है स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में सबसे वीकर कौन से होते हैं? सबसे वीकर होते हैं हैलाइड डोनर्स, फिर आते हैं ऑक्सीजन डोनर्स, फिर आते हैं नाइट्रोजन डोनर्स, और लास्ट में स्ट्रॉन्गेस्ट होता है कार्बन डोनर्स। तो पर्टिकुलरली आपको पता है वाटर इज अ वीकर लिगेंड कंपेयर टू ईएन, तो यहां पर ईएन 2 है, यहां पर ईएन 1 है, और यहां पर ईएन 3 है। ठीक है, ज्यादा ईएन ज्यादा स्प्लिटिंग, सबसे ज्यादा हो जाएगा सी, देन ए एंड देन बी। सो दिस इज द आंसर। ओके बच्चा लोग, आई होप आपने अपने आंसर्स को मैच कर लिया होगा। आई होप आपको सोल्यूशन भी बहुत अच्छा लगा होगा। कोई भी डाउट होगा तो प्लीज हमें मुझे लिखिए कमेंट बॉक्स में, आई विल ट्राई टू रिस्पॉन्ड दैट। कोई ऐसा कॉन्सेप्ट फंस गया है जिसको आपको लगता है एलॉबरेट करना है, जरूर से लिखिए। इंपॉर्टेंट है, प्लीज 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 सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, लाइक और शेयर कीजिए हमारे वीडियोस को, नोटिफिकेशन बेल को भी आप क्लिक कीजिएगा, ऑन कर लीजिएगा, ताकि आपको हमेशा एक अच्छा वीडियो आपको मिलता रहे। ओके, होपिंग फॉर द बेस्ट रिजल्ट, टेक केयर, बाय।